भंडारी जैसे लोग को, गणेश मान सिंह जैसे लोग को कुर्सी नहीं दिया, मंत्री नहीं बनाया, तो वो भाग करके दूसरा संगठन बना लिए, लेनिनवाद, मार्क्सवाद, माओवाद, फलानावाद। और उन्होंने क्या किया, वो जो आपकी संपत्ति बची थी उस पर कब्जा करवाया। देख लीजिए, सुकुम्बासी पुनर्वास भूमि सुधार के नाम पे टोटल के टोटल पहाड़ी सबको लाके यहाँ पे कौन बैठा है? यही कम्युनिस्ट वाले बैठा है। देख लीजिए, यहां जब नहीं पहाड़ी आया, पहाड़ से आने के लिए माना, तो ये बर्मा, भूटान, थाईलैंड, मेघालय, गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल से पहाड़ी को लाके बैठा। आज भी बरमैल टोल है, आज भी मल्ला टोल, आज भी खस टोल है, मिलेगा आपको। वहां से ला करके यहाँ पे पहाड़ी से वो बैठा, उसे बैठाया नहीं, 8 महीना फ्री में खाना दिया है उनको, जिनको ऊपर से लाके यहाँ पे बैठाया उनको 8 महीना खाना दिया, उनका घर फ्री में बनवाया, हेलीकॉप्टर से उनका खाना आता था, और उनको 3 बीघा से लेकर के 8 बीघा तक फ्री जमीन दी। आज हम लोग यहाँ पे, आज मलेशिया का देखिए तो दलित सैकड़ा में 45 दलित है जिसके पास जमीनें नहीं है, घर बनाने का जमीन नहीं, उसको जमीन नहीं दिया गया। सैकड़ा में 41 मुसलमान है जिसके पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, उसको नहीं दिया गया। लेकिन उन सब को यह कम्युनिस्ट वाला है। और हमारे लिए क्या किया? वैदेशिक समझौता करके टोटल के टोटल युवा सबको विदेश बेचा, अपने लोगों को नौकरी दिया, हम लोगों को विदेश भेज दिया। पासपोर्ट बनाओ, आराम से आप दुबई, मलेशिया, सऊदी, कतार आराम से जा सकते हो, बाकायदा समझौता कि हम लोग विदेश में। वो पहाड़ से आके यहाँ नौकरी कर रहा है, हम लोग यहाँ से विदेश में जाते हैं, 50 डिग्री तापक्रम में दुबई, मलेशिया, सऊदी में काम करने पर मजबूर है। और सिर्फ ये नहीं, प्रत्येक दिन 1000 से 1500 लोग एयरपोर्ट से, नेपाल के एयरपोर्ट से विदेश जाता है, और प्रत्येक दिन 3 लाश विदेश से आती है नेपाल में, हमारे भाइयों। उसके बदौलत आज हम लोग का चूल्हा जलता है। और हम लोग जब यहाँ पे आंदोलन करते हैं विकास के नाम पे, सीधे गोली। अरे भाई, इतना जल्दी मलेशिया भूल जाता? 2063-64 में आंदोलन हुआ तो गोली किसने मारा? यही कांग्रेस के नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री थे, भटाभट 54 लोग को मार दिया। कितने जेल गए, कितने अपांग हुए, उसका गिनती है नहीं, भटाभट मार दिया है। मारने में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमारे लोग मारने वाले जगह पे है ही नहीं, वरना क्यों मारता? राजा को हटाने के लिए 15 दिन का आंदोलन हुआ और केवल 15 आदमी मारा गया था काठमांडू में, राजा हट गया। मधेश आंदोलन हक के लिए हुआ था, अपने अधिकार के लिए मांगा गया था, महीनों हुआ, 54 से ज्यादा लोग मार दिया गया। क्यों? क्योंकि मारने वाले जगह पे हमारे भाई नहीं है, उनको मारने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं। लेकिन हम जय जयकार किसका करते हैं? उन्हीं का। 72 साल में संविधान संशोधन के लिए आंदोलन हुआ, 6 महीना नाकाबंदी तक हुआ, 60 आदमी को भटाभट किसने मारा? यही कांग्रेस के सुशील कोइराला जी प्रधानमंत्री थे। भटाभट मरवा दिया, कोई मतलब नहीं रहा। तो क्या हुआ? राजा के समय में आपकी सभ्यता, आपके पहचान को मिटाया। देख लीजिए, राणा काल में आपकी संपत्ति उठा के काठमांडू में लगाया, नेपाल में लगाया। कांग्रेस के टाइम में आपकी संपत्ति टोटल बेच दी गई, वो सब धनी है आज। कम्युनिस्ट के टाइम में आपकी संपत्ति पे पूरा कब्जा करवा दिया। और उसी में से, उसी कम्युनिस्ट और कांग्रेस में से बहुरूपिया लोग जब देखे हम लोग को रोड पे, तो वहां से भाग भाग के आए, यहाँ पे फोरम नाम का पार्टी गठन किए, जिन्होंने केवल एजेंटगिरी किया, दलाली किया। हम मरे, वो मंत्री बने। 54 लोग हम जब मरे तब क्या हुआ? वो 56 मंत्री बन गए। देख लीजिए, 62 में जब हम लोग 60 लोग मरे, तो प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, क्या मंत्री सब बन गए। बताओ। और हम सबसे क्या किया? मधेसिया कह के वोट हमारा लिया यहाँ पे, और बेचा किसको? उसी को बेचा जिसके खिलाफ आंदोलन कर रहा था। कहता था केपी ओली हमको अधिकार नहीं दे रहा है, कम्युनिस्ट वाला अधिकार नहीं, उसी के साथ में जाके बेच के अपना मंत्री बन गए। जब यहाँ पे आंदोलन हो रहा था तो मोहन ठाकुर जी 63-64 साल में कांग्रेस से विज्ञान और प्राविधिक मंत्री थे। यहाँ आंदोलन हो तो क्या कहते थे? ये तो पानी का बुलबुला, ये उठेगा मिट जाएगा। मधेसिया का आंदोलन ही नहीं है। लेकिन जब लोग यहाँ पे मरा तो वह मंत्रालय छोड़ करके आए हैं तमालोपा गठन करके। जैसे आज एक एजेंट काम करता है, यहाँ से आता है, लोगों का पासपोर्ट उठा के लेके जाता है, मेन पावर में जमा कर देता है,
उसके बाद मेन पावर निर्णय करता है कि भाई आपको कौन सा देश जाना है, आपका जो है सैलरी कितना होगा, कितना कौन सा गारंटी वहां पे आपको दिया जाएगा, कौन सा सेवा दिया जाएगा, उसका निर्णय कौन करता है? मेन पावर करता है, एजेंट नहीं करता। एजेंट का काम है केवल यहां से पासपोर्ट और आदमी को उठा के मेन पावर तक पहुंचा देना। यह मधेशवादी जो अपने को कहता है, ये उपेंद्र जी, महंत ठाकुर जी, ये क्या किया? यहां से वोट तो यहां से लिया अपने को मधेसी के, लेकिन बेचा उन्हीं को, केवल एजेंट गिरी वाला काम किया। देखिए बीच में अब आ गया था माओवादी। अभी तो कम्युनिस्ट है इसलिए हम नहीं बताया खास में खास उसमें, और थोड़ा विस्तृत में नहीं जा रहे हैं, टाइम नहीं आप लोग के पास। जब माओवादी आया तो हम लोग को लगा कि भाई ये कुछ कर देगा, हमारे लिए कुछ करेगा, और हम सब फटाफट माओवादी हो गए। ठीक। और उसने क्या किया? इतना मोर्चा लगा दिया, मधेसी मोर्चा, मुस्लिम मोर्चा, दलित मोर्चा, जनजाति मोर्चा, थारू मोर्चा, इतना मोर्चा में हम लोग को बांट दिया माओवादी कि हम सब आपस में लड़ना शुरू कर दिए। देखिए ये थोड़ा इनके पास जमीन है, मेरे पास नहीं है, तो जाओ उसके जमीन में झंडा लगा दो, तुम्हारा हो जाएगा, कह के हम ले गए, झंडी वहां पे गाड़ दिए। अब देखिए वो झगड़ा आज तक भी चल रहा है। क्यों माओवादी सरकार में काहे नहीं चला गया? लेकिन हम सबका जो उस समय का झगड़ा, जो द्वंद्व था, आपसी द्वंद्व था, आज भी मिटा नहीं है। क्योंकि मेरे भाई को अगर किसी ने मारा है तो मेरे तकलीफ रहेगा ना। और ये सब क्या किया? ये पहाड़ी सब उसका लीडिंग करके क्या किया? हम सबको क्या कहा कि जाओ सबसे पहले मधेसिया सबके घर में जो भी लाइसेंसी हाथ हथियार है उसको छीन लो। और हाथ हथियार खोसने नाम से सबसे पहले माओवादी ने क्या किया? मधेसिया के पास जो भी हाथ हथियार था उसको कब्जा कर लिया। क्यों? क्योंकि हथियार रहेगा तो कोई उठ जाएगा, उसके भाई बहन को, उसकी माँ बेटी को बलात्कार करेंगे तो छोड़ेगा थोड़ी। तो इसका पहले लाठी छीन लो, पूरा हथियार कब्जा। दूसरा क्या किया? जब हथियार नहीं रहेगा तो चंदा लगा दिया, हम ही सब चंदा देना शुरू कर दिए। ठीक। और जब चंदा ले लिया उसके बाद कहा चलो प्रचार करो, वाईसीएल सेना, फलाना सेना ला करके यहाँ पे गांव में खड़ा कर दिया। और रात भर प्रचंड पर जिंदाबाद, प्रचंड पर जिंदाबाद, नेकापा माओवादी जिंदाबाद कह के हम सब प्रचंड को देखे भी नहीं 12 बरस तक। वो आदमी एकीभूत है, लेकिन उसके लिए यहाँ से परासी तक पूरा आंदोलन हम लोग करते रहे। देखिए उसके बाद क्या हुआ? जब समझौता हुआ, समझौता हो जाने के बाद जब वाईसीएल को नेपाली सेना में भर्ती करने की बात हुई तो सब थारू और मधेसी को लात मार के भगा दिया। किसी को 2 लाख दिया, किसी को 5 लाख दिया, किसी को कुछ देवे नहीं किया, और पूरा के पूरा वही पहाड़ी को ले जाके नेपाली सेना में भर्ती कर दिया। देखिए तो यह कम नहीं किया वो भी। आज 17,000 लोगों को मार के फिर वही से जाकर के मिल गया। जिसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहा था, हमको लड़वा रहा था, उसी से आज जाकर के आराम से मिल गए। आज भी अगर देखिए उस समय का बेपत्ता का लिस्ट देखिए तो सबसे ज्यादा थारू मिलेगा। आज भी लोग जेल में पड़ा है, आज भी लोग अपांग पड़ा है, लेकिन उसको देखने तक नहीं जाता, उससे उसकी हाल पूछने तक नहीं जाता है। आज कुर्सी के लिए फिर से लड़ रहा है। देख लीजिए आज मधेसिया सबका हालत यहाँ पे क्या है। रोजगारी में देखिए 8%, सैकड़ा में 8 लोग भी हम लोग सरकारी सेवा में नहीं है। सेना में सैकड़ा में 3 लोग भी नहीं है। गरीबी में सैकड़ा में 20 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों टाइम खाना नहीं मिल रहा। महिला सब में देखिए सैकड़ा में 50 महिला के शरीर में खून की कमी। बच्चा सब में देखिए सैकड़ा में 46 बच्चा के शरीर में जो है खाना की समस्या से उसको बहुत सारा रोग लगा। वृद्ध सब में देखिए 90% से ज्यादा, सैकड़ा में 90 लोग से ज्यादा हड्डी के प्रॉब्लम में है, उनका घुटना दर्द करता है। 60 बरस के हुए कि घुटना का दर्द शुरू हो गया। क्यों? आज हम लोग का समाज ही बर्बाद होने की स्थिति में है। राजनीति फाजनीति छोड़ दीजिए, वोट छोड़ कर राजनीति बाद में कीजिएगा। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि हम लोग का समाज ही खत्म होने की स्थिति में है। आज 30 बरस का कोई मेरा भाई है तो लगता है वो 50 बरस का हो गया, क्योंकि उसके शरीर में खून ही नहीं है। और काम हम लोग 24 घंटा करते हैं। मधेसिया को फुर्सत नहीं रहेगा कि चलो भाई 1 घंटा कहीं बैठ जाना है, उसको फुर्सत नहीं। लेकिन जेब में देखता है तो पैसा भाड़ा देने के लिए भी पैसा नहीं है। और ये लोग क्या कहता है जब हम लोग बस में बैठते हैं ना, ये देशी यस्ते गर्छन, ये मधेसी यस्ते गर्छन, भाड़ा दिन किच किच गर्छन। उसकी समस्या नहीं जानते हैं कि उसके पास भाड़ा तक देने की औकात नहीं है, वो उसमें भी बार्गेनिंग करता है। अरे भाई इज्जत सम्मान किसका नहीं है? गर्व के साथ सीट में बैठने का किसका मन नहीं कहता है? सबका कहता है, लेकिन उसकी मजबूरी देखा जाए
तो यह राज्य द्वारा बनाया हुआ षड्यंत्र है। कैसे? आज देखिए मधेश में खाद बिया सिंचाई का समस्या, यहाँ पे खाद नहीं मिल रहा है। आप इंडिया से लाते हैं, वहां मार खाते हैं, वहां पे गाली खाते हैं। इधर लाते हैं तो इधर वाला भी मारता है, सीज करता है, क्योंकि सरकार का नियम बता देता है, नियम ही छै ना इंडिया बाटल जाओ ने। अब जब नियम ही छै ना तो लात खाओ या तो अपना पैसा घूस दो ही विकल्प है आपके पास। लेकिन वही सरकार क्या करता है, अरबों रुपया का धान और चावल उधर से खरीद के यहाँ पे गोदाम में भर देता है। आप देख लीजिए, जाइए यही धगदही में जाइए, 50 ट्रक अभी लगा हुआ, मैं कल देखा 50 इंडियन ट्रक धान और चावल भरा हुआ वो खाद्य संस्थान में, उधर से इंडियन चावल और धान लाके यहाँ जमा करता है। बताइए, जो सरकार अरबों का चावल इंडिया से ला सकता है, क्या वो 1 करोड़ का खाद नहीं ला सकता है आपके लिए? लेकिन जान समझ के नहीं ला रही। जो सरकार अरबों का पेट्रोल और तेल इंडिया से ला सकता है, गैस ला सकता है, वो सरकार हमारे लिए करोड़ों का बिया नहीं ला सकता है। ला सकता है, लेकिन वो जान समझ के नहीं लाता है, क्योंकि मधेसिया के पास केवल जमीन है, रोजगारी नहीं है। जमीन है, ये जमीन में अगर इसको सब सुविधा मिल जाएगा तो ये हमारी गुलामी नहीं करेगा, जमीन नहीं बेचेगा। और आजकल क्या होता है, हम लोग कृषि करते भी हैं, उसमें भी घाटा में होते जाते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, जमीन बेचते हैं। लड़का का शादी कर, लड़की की शादी करना होता है तो जमीन बेचते हैं। विदेश जाना होता है तो जमीन बेचते हैं। खरीदता कौन है? अल्टीमेटली वो घूम घुमा के वही लोग खरीदता है। याद कीजिए, आज आपका अस्तित्व ही खतरा में है। ये जमीनें जब आपकी नहीं रह जाएगी तो आप कहाँ राजनीति करेंगे, कहाँ घर बनाएंगे? जमीन रहेगा तब ना आप अपना घर बनाएंगे, चाहे झोपड़ी बनाएंगे। राजनीति करेंगे या कुछ भी मंत्री बनेंगे, कोई मतलब। लेकिन आज समस्या ये है कि कल आप यहाँ पे रह पाएंगे कि नहीं पाएंगे। आप डाटा उठा के देख लीजिए, 50 साल के भीतर में यहाँ पे 6% से पहाड़ी आज 45% हो गया, और 10-20 साल में वो 60% से जिस दिन ज्यादा हो गया, आपको लात मार के भगाएगा, गुलामी भी स्वीकार नहीं करेगा। आज कमती में हम लोग को कम्युनिस्ट हिमालय में हमारे लोग चले जाते हैं तो उसको सम्मान दे करके देता है और कहता है हमरो भाई छा, हमरो दाई हो, ला दाई बस लो। इधर उधर जाता है तो गालियां देता है। जैसे राष्ट्रपति जी बने, जब वो रोड पे निकलते थे, काठमांडू में पढ़ता था उस समय में, तो मेरा ही साथी सब क्या कहता, धोती वाला राष्ट्रपति गई रहे थे। कसम से मैं कहता हूं, उस समय इतना जोर से लगता था ना यहाँ पे कि राष्ट्रपति है, देश का सबसे सर्वोच्च स्थान पे बैठा हुआ आदमी है, उसको भी यह लोग सम्मान देना नहीं जानते, क्योंकि उसका चेहरा इनके जैसा नहीं है। केवल चेहरा से वो दूसरा देसी धोती वाला राष्ट्रपति गई रहे था, उस समय कहते थे। लेकिन आज देखिए तो हमारे लोग कम्युनिस्ट कांग्रेस से राजनीति तो करते हैं, लेकिन उसी राष्ट्रपति का फोटो किसी भी कार्यालय में आज नहीं लगवा पाए, जबकि वो प्रथम राष्ट्रपति थे। दूसरा राष्ट्रपति बन गई विद्या भंडारी, तो वो बिटिया भंडारी के लिए आज हर कार्यालय में उनका फोटो लगा, हर कार्यालय। लेकिन जो प्रथम राष्ट्रपति बना था, केवल चेहरा से, मधेसिया चेहरा होने के कारण से उसका तस्वीर किसी भी कार्यालय में नहीं लगाए। और आज भी हम जय प्रचंड, जय केपी करते रहते हैं। अपने बाप को कभी सलाम न कभी नमस्कार नहीं करते हैं, लेकिन उधर से आ गया तो बाजे नमस्कार, बुआ बसनुस, हजूर लाई के चाहिए सब। वो तो छोड़ दीजिए, यहाँ आंदोलन हो रहा था, लोग मरते थे, लोगों के छाती पे गोली लगती थी। उस समय हमारे नेता महान ठाकुर, हृदय त्रिपाठी, राजेंद्र महतो आंदोलन भी करवाते हैं, रात भर तेल की तस्करी भी करवाए। यहाँ पे लोग रोड पे मरता है, ये लोग जाकर के वहां पे काठमांडू में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को वोट दे करके चले। इतना हम लोग गुलामी की स्थिति में पहुंच गए। राजनीति तो दूर की बात है, ये समाज बचाने की बात है। मान लीजिए इतना लोग, हम लोग कहीं किसी स्टीमर में यदि बैठे हैं, किसी नाव में बैठे हैं और किसी नदी को पार कर रहे हैं, मान लीजिए, जब बीच धार में नाव पहुंची और उसमें छेद हो गया, वो नाव यदि डूब गई पानी में, तो क्या कोई बचेगा? कोई कहेगा हम गांव का करोड़पति हैं, हम बच जाएंगे। कोई कहेगा हम भिखारी हैं, हम बच जाएंगे। कोई कहेगा हम बड़ा भारी नेता मंत्री बने हैं, हम बच जाएंगे। तो कोई बचेगा? जब नाव डूबी गई तो सब डूब जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। वही अवस्था ये मधेश की है। ये धरती जब डूब जाएगी, ये समाज ही खत्म हो जाएगा, तो ना किसी का यहाँ पे राजनीति रह जाएगा और ना कोई किसी का कोई पावर रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। और वह बर्मा में जिस प्रकार रोहिंग्या सबके साथ हुआ है, आने वाले भविष्य में यही होगा, क्योंकि वहां पे भी वही रोहिंग्या लोग कहते थे ये तो हमारी जमीन है, हम यहाँ के आदिवासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले, हमको कौन हटाएगा। लेकिन आज देखिए वो रोहिंग्या को इस हालत में कर दिया कि महीनों समुद्र में घूमता रहा,
महीनों किसी देश ने उसको जो है उसको संरक्षण नहीं दिया, किसी देश ने उसको रहने तक भी नहीं दिया, वो हालत मधेश की हो। और याद कीजिए, आज हम लोग बड़ा गर्व के साथ कहते हैं यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो विदेश चले जाएंगे, सऊदी, दुबई, मलेशिया, कतर में जाके काम करके पैसा कमा लाएंगे। याद कीजिए, जिस दिन कतर ने रोक दिया, मान लीजिए उदाहरण के रूप में कतार ने रोक दिया, और रोकने वाला भी है, 2022 साल तक कतार में है, उसके बाद वहां पे भी आदमी का पाबंद हो जाएंगे, पाबंदी लग जाएगी। जिस दिन रोक दिया, कहेगा आप नेपाल से कोटा सिस्टम में आदमी लेंगे, 5000 आदमी सालाना लेंगे, तो क्या हम लोग पास होके जा पाएंगे? आज भी लोग अमेरिका जाता है, आज भी लोग बेलायत जाता है, आज भी ऑस्ट्रेलिया जाता है, लेकिन क्या हम लोग जा पाते हैं? तो कल हम कतार में भी नहीं जा पाएंगे, कल दुबई में नहीं जा पाएंगे, मलेशिया में भी नहीं जा पाएंगे। गर्व से कहते हैं हम भारत चले जाएंगे, बॉर्डर पार कर देंगे। छोटा सा कोरोना आया तो बॉर्डर की हालत ये है, कल परखाल लग जाएगा, दीवार लग जाएगा, तब क्या करोगे? इसलिए हम सबको यहीं पे रोजगारी मिलना चाहिए। उनको मिल सकता है तो हमको क्यों नहीं? हम यहाँ पे उनको 70 बरस से जिता रहे हैं, वोट दे के भी जिता रहे हैं, पैसा दे के भी जिता रहे हैं, मान सम्मान करके भी जिता रहे हैं, तो एक बार वो हम लोग को क्यों नहीं सम्मान देते? तभी तो बराबरी होगा ना। बराबरी का मतलब यह है कि आपको मैं चाचा चाचा कहते जाऊं और तुम हमको जो है भाई भी नहीं कहो, ये तो बराबरी नहीं हुआ ना। बराबरी का मतलब यह है, यहाँ पे अगर एक चौकी है, 10 पुलिस है तो 5 हमारा होना चाहिए। बराबरी तो ये है कि यहाँ पे सीडीओ उनका है तो एसपी हमारा होना चाहिए। बराबरी तो वो है कि 10 कर्मचारी उनके हैं तो 5 हमारे होना चाहिए, तब बराबरी हुआ ना। तब यहाँ पे समृद्धि होगी, तब सद्भाव होगा। वरना कैसा सद्भाव? तुम हमको जोक की तरह हमारी खून को चूसते चूसते जा रहे हो और हमको तेल मालिश लगाते हो। लाला भाई तब पनि बसनो ना, हामी तो एउटै देशको नागरिक। हाँ, अरे नागरिक के एक देश के हैं तो नागरिकता भी एक देश की तरह देना चाहिए। आज नागरिकता के लिए देखिए तो, हाँ, यही कम्युनिस्ट विधेयक लेके आए, इंडिया से शादी करोगे 7 बरस नागरिकता नहीं मिलेगा, उसके बाद भी मिलेगा तो अच्छे जगह पे नौकरी जागीर नहीं उस बच्चे को मिल पाएगी। ये कौन सा कानून है? और याद कीजिए, जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस से नेतागिरी करते हैं ना मधेसिया, दोगला है, 1 नंबर के दोगला। कैसे? मान लीजिए आप कहीं शादी करके लाए इंडिया से, 7 बरस उसका यदि नागरिकता नहीं बना और 7 बरस के भीतर बच्चा पैदा हुआ, वो क्या है? कानूनन क्या है बताइए हमको? वो हरामी है कि हलाली है? तो कानूनन वो जो है आपका बच्चा नहीं साबित होगा। इसलिए वहां पे राजनीति करने वाले सब के सब दोगले हैं, क्योंकि अपने बच्चे को भी अपना कहने तक का उनका अधिकार नहीं। वही लोग नियम लाता है, वही कानून लाता है, और हम लोग अभी भी उन्हीं का झंडा, जय जयकार, सब चीज उन्हीं को अपना सब चीज बना ली। बनाते हैं कि नहीं? तो इसलिए राजनीति से ज्यादा सामाजिक समस्या है यहाँ पे, इसको दूर करना है, इसके बाद राजनीति को सोचा जाएगा। और इसीलिए डॉक्टर सीके राउत को नई पार्टी खोलना पड़ा। नहीं तो उनके ऊपर कोई प्रतिबंध था क्या? तुम कांग्रेस से राजनीति नहीं कर सकते हो? हम लोग के ऊपर क्या कोई प्रतिबंध है जो हम हिमालय से राजनीति नहीं कर सकते हैं? क्या हम फोरम से राजनीति नहीं कर सकते हैं? लेकिन समस्या राजनीति करना नहीं है। समस्या यह है कि 70 बरस से वहां हम लोग देख लिए, सैकड़ों वर्ष से उस व्यवस्था को देख लिए, वहां से जब सुधार नहीं हो रहा है तो दूसरा व्यवस्था तय करना ही होगा। और अब तक मधेसिया सब क्या करता? केवल भाड़े के घर पे रहा। भाड़े के घर पे ये कांग्रेस, एमआलए, माओवादी फोरम आपके लिए भाड़े का घर है। जब तक रेंट दोगे, जब तक भाड़ा दोगे, तब तक रहोगे वहां। जिस दिन भाड़ा देना बंद कर दो, लात मार के निकाल देगा। देखिए ना, उपेंद्र जी उप प्रधानमंत्री थे, विदेश चले गए तो राती रात उनको कानून मंत्री बना दिया। देखिए, और जैसे वहां से आए तो जब लात मारा तो वहां से भाग के यहीं चले आए कि नहीं चले? और अपना जितना भी मधेशवाद जो भी था उठा के लेके कहां चले गए? उसी बाबूराम भट्टराई के चरण में सौंप दिए। कौन बाबूराम भट्टराई? जिसने हम सबको अधिकार से वंचित किया। संविधान का मसौदा बनाने वाला वही, संविधान बनवाने वाला वही, आज उसी को अपना मालिक बना लिया। देखिए, तो यहां राजनीति से ज्यादा हम सबको समझना होगा कि वास्तविकता क्या है। ये लोग सही नहीं किए, इसलिए नई पार्टी को गठन करना पड़ा। आप सबका सवाल होता है कि भाई इतना आए, एक ये भी आ गया, इतना चोर थे, एक ये भी चोर हो गया, ठीक, इसलिए पार्टी गठन करना पड़ा।
एक नंबर बात। दूसरी बात, हम सब बड़ा धार्मिक होते हैं, बड़ा धार्मिक। मुसलमान रहेगा तो 5 टाइम नमाजी, सच बोलो, हज करो, जकात दो, रोजा रखो, ईमान रखो। जो इस्लाम का 5 पिलर है, मुसलमान होने का जो 5 पिलर है, उसको पूरा करो ये कहता, लेकिन वो 1 नंबर के पिलर को ही नहीं मानता। मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसल्लम ईमान होना, मतलब ईमान पे चलना। अब ईमान क्या है? कुरान ऐलान करता है, यह दिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूब। इसका मतलब सीधे रास्ते पे चलो, अच्छे लोगों के साथ हो जाओ, उनके साथ में न रहो जो गुमराही की ओर ले जाएं, तुम्हारे बच्चों के ऊपर जो कहर ढाए, जो गोली मारे, जो हत्या करें, जो आपको अधिकार से वंचित करें। क्या उनके साथ में चलना मुसलमानियत है? कोई भी मुसलमान साबित कर देना इस बात को कि भाई यह दिन सिरातल मुस्तकीम का मतलब है कि अच्छे लोगों के साथ हो जाओ, उनके साथ मत रहो जो भटाभट गोली मार देता, जो आपको प्रताड़ित कर दी, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं देता है, आपको दुबई, मलेशिया, सऊदी, कतार में जाके मरना पड़ता, लेकिन वहीं पे लगा। अरे वो मुसलमान को तो सोचना चाहिए कि करबला के मैदान में यजीद ने कहा, हुसैन तुम मेरी हुकूमत को स्वीकार कर लो, तुमको सब कुछ देंगे। क्या चाहिए? पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, जितना कुछ सब दे देंगे। हुसैन ने क्या कहा? तुम्हारी हुकूमत को स्वीकार करना, हक और इंसाफ की कत्ल करना। क्यों? तुम आतंकवादी हो, तुम अत्याचारी हो, तुम दुराचारी हो, तुम शराबी हो, तुम अहंकारी हो, तुम लोगों को मारने वाले हो, लोगों को खत्म करने वाले हो। तुम्हारी हुकूमत को स्वीकार करना लोकतंत्र नहीं है, मुसलमानियत नहीं है। उन्होंने अपने 6 महीने के बच्चे का भी सर कटवा दिया, लेकिन उसकी हुकूमत को नहीं स्वीकार किया। आज यहाँ पे क्या करते हैं? जब 12 नेपाली इराक में मारा गया, इन मुसलमानों की मस्जिद जलाई गई कि नहीं? बताइए, काठमांडू में मस्जिद तोड़ी गई कि नहीं? विराटनगर में मस्जिद तोड़ी गई कि नहीं? नेपालगंज में मस्जिद तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? जब यहाँ पे अधिकार की बात आती है, आंदोलन करते हैं, सीधा गोली मारता है। इसी 12 जिला में मेरे एक मुस्लिम भाई को गोली मार दिया। जब वो मर रहा था, पानी मांग रहा था, यही नेपाली पुलिस उसके मुंह में पेशाब कर दिया। कौन सा तुम मुसलमान हो? वहां पे कौन सी मुसलमानियत को लेकर के तुम कांग्रेस और हिमालय से राजनीति करते हो? और हम लोग को यहाँ पे फूट डालता है, तो मुसलमान हो, मदेशी है ये नहीं? बताइए। तो वह मुसलमान नहीं है, वो मुनाफिक है। वो इस्लाम ने उनको कह दिया मुनाफिक। मोहम्मद रसूल अल्लाह ने एक मस्जिद में खड़े खुतबा दे रहे थे और उन्होंने कहा, यहाँ पे मुसलमान कहने वाले तो सब हैं, लेकिन दिल में उनके मुसलमानियत नहीं है। वो कभी भी बिगाड़ पैदा कर सकते, वो मुनाफिक है, और मुनाफिक की बख्शिश कभी हो ही नहीं सकती, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। ऐसे लोग मुसलमान यहाँ पे राजनीति करते हैं, उन्हीं का झोला ढोते हैं, उन्हीं कांग्रेस हिमालय, उसी माओवादी, उसी फोरम की चापलूसी करते हैं और पूरे मुसलमान का नाम बेचते हैं, पूरे मुसलमान का हक को खाते हैं। वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। हम लोग बहुत बड़ा हिंदू बनते हैं अपने को। घंटी बजाओ सुबह सुबह, टीका जरूर होना चाहिए लंबा, माथा जरूर टेकना चाहिए, लेकिन धर्म को ही नहीं जानते। गीता क्या कहती है? व्यक्ति यदि अपने पद से पथभ्रष्ट हो जाए, न्याय अन्याय की चिंता ना हो, मूल अधिकार हनन हो रहा हो, कोई परवाह नहीं हो, तो वो मानव नहीं पशु है। गीता का सार है, वो पशु है, और उसका वध करना मानव वध नहीं, पशु वध समान है। महाभारत के मैदान में दुनिया का इतिहास है। महाभारत 18 दिन का युद्ध हुआ था। महाभारत के मैदान में दुनिया में किसी भी युद्ध में उतना आदमी नहीं मारा गया था जितना महाभारत के मैदान में लोग मारा गया था। और उसी युद्ध में 17 दिन में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो सिखाया, उसी को गीता कहा जाता है। और वह 17 दिन में क्या सिखाया? 17 दिन का मूल अंश क्या सिखाया? कि अर्जुन, हक और इंसाफ, सत्य और न्याय के लिए यदि लड़ना पड़े, किसी का हत्या भी करना पड़े, अपने लोग को भी मारना पड़े, तो पीछे मत हटना। एक बार अर्जुन ने धनुष बाण नीचे रख दिया रथ पे, कहा अब हम युद्ध नहीं करेंगे। श्री कृष्ण सारथी थे, उन्होंने कहा, सारथी मतलब रथ हाँकते थे, उन्होंने कहा अर्जुन तुम्हें तीर चलाना होगा। अर्जुन ने कहा नहीं। क्यों? कि सामने तो मेरा दादा भीष्म पितामह खड़ा है, मैं अपने बाबा को मार दूं, अपने दादा को मार दूं,
मेरे सामने तो मेरा गुरु द्रोणाचार्य खड़ा है, क्या मैं उसकी वध कर दूं? अर्जुन ने कहा निसंकोच। श्री कृष्ण जी कहा निसंकोच तीर चलाओ, क्योंकि अगर तुम्हारा दादा भी खड़ा है वह भी अन्याय पे खड़ा है, वह भी खड़ा है तुम्हारे साथ, तो अधर्म के लिए खड़ा है। अधर्म के लिए अपने को भी मारना पड़े तो कोई परवाह मत करो, तीर चलाओ, निसंकोच चलाओ। यदि नहीं चलाओगे तो पूरी दुनिया में तुम कलंकित होगे। पूरी दुनिया यही कहेगी कि कोई अर्जुन था जो अपने लिए महाभारत के युद्ध को रोक करके सबको अंधकार की ओर झोंक दिया था, सबको जो है परलय की ओर लेके चला गया था, सबको जो है अधर्म की ओर लेके चला गया था, इसलिए तीर चलाओ। अर्जुन ने कहा ठीक, तीर चलाया। उन्होंने अपनों का वध किया और साबित कर दिया कि यदि हक और इंसाफ के लिए अपना भाई भी कोई गलत कर रहा है, अन्यायी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, तो उसका साथ छोड़ना ही धर्म है। एक कांग्रेस और एमाले माओवादी फोरम से राजनीति करने वाले जो हमारे भी लोग हैं ना, वो भी हमारे लिए काल है, काल। और सिर्फ काल नहीं है, काल नेमी की तरह काल है। काल नेमी कौन है? जब लंका में श्री राम जी पहुंचे, रावण से लड़ाई हुआ, रावण के बेटा सब मारे गए, अंत में मेघनाथ आया, इंद्रजीत, और इंद्रजीत ने क्या किया? शक्तिबान मार दिया लक्ष्मण जी को। और उस समय लगा कि अब सत्य का पराजित निश्चित हो गया कि अब सत्य हार जाएगा, राम की सेना हार जाएगी, रावण जीत जाएगा। लेकिन उसी समय हनुमान जी उठे, कहे नहीं प्रभु, उपाय है। सुसेन वैद्य को उठा करके, जो रावण का राज वैद्य था, उसको उठा के लाए, कहा इसका इलाज करो। उसने पहले तो इनकार किया, हम नहीं करेंगे, फिर उनको समझाया कि तू तो वैद्य है, सबका इलाज करना तेरे लिए धर्म है। उसने कहा प्रातः काल तक जिसने, सूरज डूबने से पहले जिसने पर्वत से जाकर के, हिमालय से जाकर के संजीवनी लाएगा, तभी इनकी प्राण की जो है जीवित हो सकते हैं। अब कौन जाए? हनुमान जी उठे, हम जाएंगे। जैसे हनुमान जी वहां से उड़े चले, तैसे रावण को पता हुआ कि अब ये बानर ये भी अनर्थ करने चला गया, इसको रोकना होगा। उन्होंने गए, कालनेमी को जगाया, कहा कालनेमी उठा, क्या कौन ऐसा संकट आ गया जो हमको तुमने जगा दिया? आज इस बानर को रोकना होगा। अरे बानर जड़ी बूटी लेके आ गया, लक्ष्मण जीवित हो जाएगा और मेरी हार निश्चित हो जाएगी। पहले समझाया कालनेमी ने, रावण तलवार निकाला, तुझको मार देंगे, इसी दिन के लिए तुझको पाला था मैंने। ठीक है। वो उठा वहां से और चला गया, इतना रूपधारी बनाया, जोगी बन गया, संत बन गया। जय राम जय जय राम जय जय राम जपना शुरू कर दिया। क्यों? भ्रमित करने के लिए। और वह हनुमान जी को भी भ्रम आ गया कि हो सकता है कोई राम भक्त हो। उन्होंने आए, कुछ दिन समय बिताए, लेकिन ये तो समय का, ये तो विधि का विधान था। नदी में चले गए, उनको ज्ञात हो गया, फिर चले गए, उसका वध किए, फिर चले गए जड़ी बूटी ले। इस प्रकार जो भी कांग्रेस, एमाले, फोरम, राजपा में जो भी मधेसी हमारा भाई लगा है, वो हमको भ्रमित कर रहा है, पूरे समाज को बर्बादी की ओर लेके आ रहा है। तो कहता हूं राजनीति करो, तुम ही करो, हमको नेता नहीं बनना, हमको मंत्री नहीं बनना, हमको यहाँ पे विधायक संसद नहीं बनना, तुम ही बनो, लेकिन सही जगह पे बैठ करके चलो, ताकि आने वाले हमारे बाल बच्चों का भविष्य अच्छा हो। तुम तो हमारे भविष्य को कहां पे लेके जा रहे हो, जहां पे कल हम यहाँ पे रह पाएंगे कि नहीं पाएंगे? आज आप बुटवल में बोल सकते हैं, आज आप सुनवल में बोल सकते हैं, आज आप भूमि में अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, क्या बताइए? कल वही हालत परासी में होगा। और यह चीज का हम लोग भुक्तभोगी हैं। जो कभी बांके जिला नेपालगंज प्रमुख शहर हुआ करता था, नया शहर कोहलपुर को बैठा दिया, आज कोहलपुर में बोल नहीं सकते हम। जो कभी वीरगंज एक शहर हुआ करता था, आज पथलैया बैठा दिया गया। जो कभी विराटनगर एक मूल आपका घर हुआ करता था, इटाहरी बैठा दिया, वहीं से उपेंद्र जी मारे गए। हर जिला में वह षड्यंत्र कर दिया गया है तुमको बर्बाद करने के लिए। अभी भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं, अभी हम लोग नहीं सोच पाते। अभी एक छोटा सा कुर्सी, छोटा सा पद, छोटा सा ओहदा के लिए सब चीज अपना बेचने के लिए अभी भी तैयार। बताइए क्या वो मधेसी हो सकते हैं? क्या वो हमारे बाल बच्चों का भविष्य सुधार सकते हैं? अरे सुधारना है तो सुधारो ना। आज तुम्हारे साथ हो जाते हैं, हम भी कांग्रेस हो जाए। कोई कांग्रेस, कोई एमाले का आदमी आज भी मधेसिया को, नेपाल में मान लीजिए 1 लाख पुलिस है, 50,000 पुलिस मधेसिया का करके दिखाए, क्योंकि हमारी संख्या 51.3% है, उनसे हमारी संख्या ज्यादा है, हमको करके दिखाए।
आज 7 लाख नेपाल में कर्मचारी है, 3.5 लाख हमको करके दिखाए। नेपाल में 96,000 सेना है, 45,000 सेना हमको बना के दिखाए। नेपाल में 84,000 एनजीओ है, उसका पैसा कहां आता है अरबों, उस पैसा में आधा अंश हमको दे। हमारे वो लोग जुमला से आता है, यहाँ पे चुनाव जीत के चला जाता है, हमारे लोगों को जाके हुमला जुमला दैलेख कालीकोट से चुनाव जिता के दिखाए। हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। कोई माई का लाल, कोई भी हिमालय कांग्रेस माओवादी फोरम राजपा में रहने वाला नेता है तो आए, इस शर्त को स्वीकार करे, तब हमारा भविष्य यहाँ पे सुनिश्चित होगा। नहीं स्वीकार करते हो तो केवल भ्रम फैलाने के लिए आ गए हो ना। यदि आ गया उपेंद्र यादव तो आप पूछिएगा, उपेंद्र जी तुमको तो सब बनाए, तुम हम लोग को ले जाकर कहां बेचे, उन्हीं डॉक्टर बाबूराम भट्टराई को बेचे। अब डॉक्टर बाबूराम भट्टराई यहां से चुनाव लड़ेगा, तुम गोरखा से चुनाव लड़के जीत के दिखाओ। हृदय त्रिपाठी जी आकर के यहाँ पे बकवास करे, स्वतंत्रता के नाम पे हम स्वतंत्र समूह आए कह के, वो ले ले चिन्ह ले ले हिमालय का सूर्य छाप, इनसे कहो अब तुम जाकर के पोखरा में चुनाव जीत के दिखाओ, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है। तब हम जानेंगे ना तुम लोग समानता लेके आते हो, तुम लोग हमको जो अधिकार दिलाने के लिए आते हो, केवल एक ही काम करते हो, रोज के रोज गुलामी की ओर हमको लेके जा रहे हो। हमारे भाइयों का, आने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए राजनीति करते हो। ये राजनीति नहीं है, ये पिशाच नीति है, ये रावण नीति है, ये पिशाच नीति है। जब तक पिशाच नीति का अंत नहीं करोगे यह समाज सुधरेगा नहीं। हम लोग क्या चिल्लाते हैं, कोई बात नहीं, मर भी जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम सब ने प्राण को हाथ पे रख के यह काम शुरू किया। हम मर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमारे जैसा कितना मर गया बेचारा, वैसे मर भी जाएंगे। लेकिन सोचना आप लोग को, नहीं सोचोगे तो हम तो सही करते करते चले जाएंगे, कोई बात नहीं। स्वर्ग में जाके भी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन तुम पृथ्वी लोक पे रह के भी शांत नहीं हो पाओगे। इसलिए यह सोचने की बात है, समझने की बात, यह भविष्य बचाने की बात है। यह धर्म की लड़ाई है, ये जनमत पार्टी धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। ये संसद विधायक आप ही बनिए, यही के लोग बनिए। हम लोग कहते हैं ना, यही के लोग नेता बनिए, आइए सभी लोग। हमको जरूरत नहीं है, हमको पैसे कमाना होता तो नहीं यहाँ पे कमा पाते तो हम भी जाके विदेश कमा सकते थे ना। अभी ताकत है, अभी जवानी है, कुछ भी कर सकते थे, जो आप करते हैं उससे अच्छा कर सकते थे। लेकिन आज सब चीज क्यों त्याग दिया? कारण यही है कि हम समझे, दूसरे को नहीं समझा पाए। वो इंसान नहीं है, वो मानव नहीं है, वो मानव धर्म नहीं है। आप अपने गांव में कितने बड़े जिम्मेदार क्यों ना होंगे, आपको कितना लोग जानता है, आपका जिला का लोग जानता है ना, बहुत जानेगा तो। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप लोग से बात करते हैं, मैं 22 जिला में घूमता रहता हूं, पैसा नहीं है चलने के लिए। जिसमें अच्छा खासा गाड़ी हुआ करता था, लोग साथ में रहते थे, काम करता था, पैसा भी होता था। आज बस में चलना पड़ता, बस का भाड़ा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप पहचानते हैं ना, फिर भी आप जानते हैं।